Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to today's class of Editorial Insight। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इंग्लिश का जो आपका रीडिंग का स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन का स्किल है, वोकैबुलरी है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से बहुत अच्छे पेस पे इम्प्रूव हो रही होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई सजेशन है, किसी भी सेशन को लेके कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मैं आपके डाउट्स और रिकमेंडेशंस पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज एक अच्छा आर्टिकल है, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, देखेंगे आर्टिकल किस बारे में है, सब्जेक्ट मैटर क्या है उस आर्टिकल का, साथ ही साथ ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, टोन क्या है पैसेज की, ऑथर का ओपिनियन क्या है, क्या फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑथर ने प्रेजेंट की है, साथ ही साथ वोकैबुलरी भी जो उस आर्टिकल में आई है वो भी देखेंगे। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, सारे के सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लाइक ऑलवेज वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो पहला वर्ड है वो है रोबस्ट। एडजेक्टिव है। अब रोबस्ट किसको कहते हैं? ऐसी कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली मेड है, वेल बिल्ट है, फेल नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, ब्रेक नहीं की जा सकती, उसे हम कहते हैं रोबस्ट। स्ट्रांग एंड अनलाइकली टू ब्रेक और फेल। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ड्यूरेबल, स्टर्डी। ड्यूरेबल एंड स्टर्डी दोनों का ही मतलब होता है स्ट्रांगली बिल्ट, वेल बिल्ट, स्ट्रांग। ठीक है, रिजिलियंट भी एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, सेम मीनिंग कन्वे करता है। रिजिलियंट है, ड्यूरेबल है, स्टर्डी है, रोबस्ट है, स्ट्रांग तो आपको पता ही है। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या होंगे? जो वीक हो, जो काफ़ी इजीली ब्रेक हो जाए, रेजिलियंस जिसमें ना हो, स्ट्रेंथ बहुत कम हो, यानी कि जो फ्रेल हो, जो फ्लिम्जी हो। ठीक है, फ्रेल एंड फ्लिम्जी। ठीक है, एक और होता है फीबल भी होता है, डेलिकेट भी होता है। ये सारे वर्ड सेम सेंस कन्वे करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत वीक है, जो आसानी से फेल हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेल एंड फ्लिम्जी दोनों इसके एंटोनिम्स है और दोनों ही वर्ड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज इनकम्बेंट। एडजेक्टिव है। अब इनकम्बेंट किसको कहते हैं? अभी जो करेंटली पावर में है, उस ऑफिशियल पोजीशन पे है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने फुलफिल कर रहा है, उसको हम इनकम्बेंट कहते हैं। हैविंग एन ऑफिशियल पोजीशन। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रेनिंग, जो अभी रेन कर रहा है, पावर में है, रूल कर रहा है, रूलिंग, तो रेनिंग एंड रूलिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? फॉर्मर, जो अभी नहीं है, अभी पावर में नहीं है, अभी पोजीशन पे नहीं है, पहले था, यानी फॉर्मर। ठीक है, पास्ट का सेंस आता है, जो पहले था, प्रीवियस। ठीक है, अर्स्टवाइल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब भी होता है प्रीवियस। ठीक है, अब एंटोनिम इसके फॉर्मर और अर्स्टवाइल है, बट इनकम्बेंट का एंटोनिम फ्यूचर के सेंस में भी हो सकता है, जैसे अपकमिंग। ठीक है, फ्यूचर। तो ये दोनों वर्ड्स पे इसके एंटोनिम हो सकते हैं, क्योंकि इनकम्बेंट प्रेजेंट मोमेंट को शो करता है, डिनोट करता है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही इसके एंटोनिम्स होंगे। थर्ड हमारा है गार्नर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। अब गार्नर का मतलब क्या होता है? टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एटसेट्रा। किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, पाना, अक्वायर करना, कलेक्ट करना। ठीक है, उसको हम गार्नर कहते हैं। सिनोनिम्स ग्लीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लीन करना, प्रोक्योर करना, दोनों का मतलब क्या होता है? ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, स्पेशली विथ डिफिकल्टी, अलग अलग जगह से जाके विथ डिफिकल्टी आप कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, सपोर्ट कलेक्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हो, तो ग्लीन होता है। प्रोक्योर भी सेम सेंस कन्वे करता है, टू अक्वायर, ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? देखो, ग्लीन का मतलब क्या होता है? अपने पास अक्वायर करना, ऑब्टेन करना। इसका एंटोनिम क्या होगा? देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना। ठीक है, डिस्पेंस करना, अपोर्शन करना, दोनों का मतलब भी क्या होता है? शेयर करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। एक और वर्ड है एलोकेट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? चीजें आपके पास आ रही है, बिकॉज यू आर कलेक्टिंग देम, यू आर अक्वायरिंग देम। बट एंटोनिम में क्या होगा? कि यू आर गिविंग, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग, अलोकेटिंग। आगे देखते हैं। फोर्थ इज बैकिंग। नाउन है। ठीक है, बैकिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प या सपोर्ट।
सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एड है, असिस्टेंस है, हेल्प तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, सपोर्ट भी लिखा है, इंडोर्समेंट भी होता है, ठीक है। और एक और वर्ड है चैंपियनिंग। ये दोनों वर्ड्स भी काफ़ी आर्टिकल्स पे देखने को मिलते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंडोर्सिंग एंड चैंपियनिंग का भी मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग और द एक्शन और एक्ट ऑफ सपोर्टिंग समथिंग, और टू सजेस्टिंग कि आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, आप उसको यू अग्री टू दैट थिंग, तो उसको हम कहते हैं एंडोर्सिंग एंड चैंपियनिंग। एड एंड असिस्टेंस ऑल्दो काफ़ी इजी वर्ड है, काफ़ी कॉमन भी है, ठीक है। काफ़ी आप में से काफ़ी तो ऑलरेडी एड, असिस्टेंस, हेल्प, सपोर्ट को अच्छी तरह से जानते भी होंगे। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? हेल्प का एंटोनिम क्या होगा? ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टी। मदर्स का क्या होता है एंटोनिम? रुकावट होती है, बाधा होता है। तो हिंड्रेंस, इनकम्बेंस, दोनों का ही मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल्स। ऐसी कोई चीज़ जो आपको हेल्प नहीं दे रही है बल्कि आपको रोक रही है, दे आर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम अचीविंग समथिंग, तो उसको हम कहते हैं हिंड्रेंस, इनकम्बेंस, ठीक है। ऑब्स्टिकल तो पता ही है आपको। इम्पेडिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, काफ़ी बार आता है एग्जाम में भी और आर्टिकल्स में भी देखने को मिलता है, तो इम्पेडिमेंट भी है एंटोनिम बैकिंग का। फिफ्थ है आउस्टिंग, नाउन है। आउस्टिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ ऑर्डरिंग और फोर्सिंग समवन टू लीव अ पोजीशन और रोल, मतलब कि किसी को फोर्स करना कि वो एक पोजीशन को छोड़ दे, ठीक है, लीव कर दे, या उसको उस पोजीशन से हटा देना, फोर्सफुली निकलवा देना, उसको हम कहते हैं आउस्टिंग। सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सपल्सन, डिसमिसल, दोनों का ही मतलब वही होता है कि किसी को फोर्स करना कि वो उस पोजीशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन को, पोस्ट को वो छोड़ के चला जाए। एंटोनिम्स क्या होंगे? अपॉइंटमेंट, इंडक्शन, दोनों का ही क्या मतलब होता है? assigning someone to a post or position, ठीक है। अब देखो आउस्टिंग में क्या होता है कि पोजीशन से हटवा दिया, निकलवा दिया, फोर्स किया कि चले जाओ। तो एंटोनिम्स क्या होगा कि उस पोस्ट पे किसी को असाइन किया, किसी को वो पोस्ट दिया गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया किसी को उस पोस्ट पे, इंडक्ट किया गया, तो अपॉइंटमेंट एंड इंडक्शन एंटोनिम्स है आउस्टिंग के, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है। 6 इज हाइक्स, नाउन है। हाइक्स काफ़ी इजी वर्ड है, ठीक है। हाइक का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है। लार्ज इंक्रीज, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़त हो रही है तो उसी को हम हाइक्स कहते हैं, लार्ज और सडन इंक्रीजेस। अब ये किसी पे भी हो सकता है, प्राइजेस में हो सकता है, कॉस्ट्स में हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम सर्जेस, अपटिक्स, दोनों का ही मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। किसी चीज़ में बढ़त हो रही है, किसी का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस बढ़त को हम सर्ज कहते हैं, अपटिक कहते हैं, हाइक कहते हैं, बूस्ट भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? स्लम्प, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेशली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार यूज़ किया जाता है पैसेजेस में, आर्टिकल्स में, को आपके क्वेश्चन बेस्ड वर्ड के अराउंड आ सकते हैं। तो स्लम्प का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन तो पता ही आपको, गिरावट, ठीक है। डिक्रीज, तो स्लम्प क्या होता है? डिक्लाइन जो काफ़ी समय तक चल रहा होता है। अब डिक्लाइन किसी भी चीज़ में हो सकता है, प्राइसेस में हो सकता है, कॉस्ट्स में हो सकता है, ठीक है। 7 इज फ्यूल्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। अब देखो फ्यूल्ड, इसका बेस फॉर्म क्या है? फ्यूल है। अब फ्यूल को एज अ नाउन देखो तो क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो पावर देती है, एनर्जी देती है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो किसी चीज़ को पावर दे, किसी चीज़ को एनर्जी दे, तो उसको फ्यूल कहेंगे। जैसे आप देखते हो, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अब तो काफ़ी सारे रिन्यूएबल सोर्सेज भी आ गए हैं, जैसे हाइड्रोजन है। तो फ्यूल क्या करता है? किसी चीज़ को बढ़ने में, डेवलप होने में जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसको देता है। तो अगर उसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो क्या होगा? किसी को एनर्जी देना, ठीक है, किसी को हेल्प करना बढ़ने में, डेवलप होने में। तो फ्यूल का मतलब क्या होता है? इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना या किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना। जैसे अगर कोई फायर जल रहा है, ठीक है, समझ लो फायर है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे फ्यूल डाला उसमें, तो क्या होता है? ये आग बढ़ जाती है, तो इंक्रीज हो गई। तो इसी को तुम अलग अलग वे में भी यूज़ कर सकते हो फ्यूल को, ठीक है। फ्यूल वर्ड का तो मतलब यही है, फ्यूल मतलब ये भी फ्यूल है, ये जो चीज़ है ये नाउन है, और जो ये डाला गया जिससे ये बढ़ गया, तो जो प्रोसेस है इसको भी फ्यूल्ड कहा गया। अब ये सिर्फ इस
इस वाले कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड नहीं है, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इमोशंस को लेके कि सर्टेन कुछ चीज़ें हुई जिससे इमोशंस फ्यूल हो गए, जिससे कोई प्रोटेस्ट फ्यूल हो गया, मतलब प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी सिविरिटी बढ़ गई, इमोशंस की इंटेंसिटी सिविरिटी बढ़ गई, ठीक है, तो इंक्रीज समथिंग या मेड समथिंग स्ट्रॉन्गर। सिनोनिम्स इन्विगोरेटेड, स्पर्ड, ठीक है, दोनों ही वर्ड सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं। किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ की एनर्जी को, इंटेंसिटी को, सेवेरिटी को इंक्रीज करना, उसको फर्दर करना, ठीक है। अब ये इन्विगोरेटेड ना ई से भी स्टार्ट हो सकता है, तो कुछ जगह पे आई से लिखा हो सकता है, कुछ जगह पे ई से लिखा हो सकता है, दोनों ही सही है, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है अमेरिकन वेरिएंट और ब्रिटिश वेरिएंट में। कभी कभी क्या होता है कि दो काइंड्स ऑफ इंग्लिश है ना, एक तो हमारा अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग का डिफरेंस दोनों में रहता है। तो अगर कहीं आई से भी स्टार्ट है वो भी करेक्ट है, ई से भी स्टार्ट है वो भी करेक्ट है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, इसमें था फ्यूल मतलब बढ़ाना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो एनर्जी को डिक्रीज करे, जो इंटेंसिटी को डिक्रीज करे, डैम्पन करे, क्वेल करे। डैम्पन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर देना, एनर्जी को कम कर देना किसी चीज़ को। क्वेल का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को काम करना, ठीक है, एलिमिनेट करना। तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स है। नंबर 8 क्या है, एनविसाज्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। मतलब क्या होता है, इमेजिन करना या एक्सपेक्ट करना कि कोई भी चीज़ है वो फ्यूचर में कैसी होगी, ठीक है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इनविसाज करना। सिनोनिम्स क्या है, इन्विजन करना, कंसीव करना, दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्विजन एंड कंसीव का ही मतलब होता है इमेजिन करना या फिर लाइक एंटिसिपेट करना कि क्या होगा फ्यूचर में, एक्सपेक्ट करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिसबिलीव करना, आपको बिलीव ही नहीं है उस चीज़ पे कि कभी फ्यूचर पे होगा। सस्पेक्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, डाउट एक्सप्रेस करना, डाउट करना उस चीज़ पे कि आप पूरी तरह से सर्टेन नहीं हो, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 9 इज रिवाइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब रिवाइव करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फिर से पॉपुलर, फिर से एनर्जेटिक, फिर से टू ब्रिंग समथिंग टू लाइफ अगेन, ठीक है, उसको फिर से आपने स्टार्ट किया, यूज़ में लेके आ गए उसको, तो उसको कहते हैं रिवाइव करना। टू ब्रिंग समथिंग इन यूज़ अगेन और टू मेक समथिंग एनर्जेटिक अगेन, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिवाइव। सिनोनिम्स रिजुविनेट, रिसस्किटेट। तो रिजुविनेट एंड रिसस्किटेट का भी मतलब वही होता है, टू ब्रिंग समथिंग टू लाइफ, टू मेक समथिंग एनर्जेटिक, ठीक है, टू मेक समथिंग हैपन अगेन, टू मेक टू मेक समथिंग बीइंग यूज्ड अगेन, तो उसका मतलब होता है सेम, रिजुविनेट, रिसस्किटेट, रिवाइव। एंटोनिम्स एबॉलिश करना, हॉल्ट करना, मतलब कि क्या कर देना, खत्म कर देना। एबॉलिश करने का मतलब क्या होता है कि आपने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया उस चीज को। हॉल्ट मतलब भी होता है स्टॉप कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स है। 10 इज इन्फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन में या किसी चीज में एक पर्टिकुलर क्वालिटी डाल देना, उसको कहते हैं इन्फ्यूज करना। टू फिल समवन और समथिंग विद एन इमोशन और क्वालिटी। सिनोनिम्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्ब्यू एंड इंस्टिल, मीनिंग सेम है तीनों वर्ड्स का है। आप इन्फ्यूज बोलो, इम्ब्यू बोलो, इंस्टिल बोलो, मतलब वही होगा कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी किसी चीज़ में डाली जा रही है या किसी चीज़ में पर्टिकुलर क्वालिटी आ गई है। अब एंटोनिम्स क्या होगा, डिस्पेल करना, पर्ज करना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू रिड ऑफ अ क्वालिटी और अ फीलिंग, मतलब किसी में कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी हटा देना, उस फीलिंग को खत्म कर देना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्पेल एंड पर्ज। तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी यूज हुए, ब्रॉट ऑन है, जैसे ब्रिंग ऑन का पास्ट टेंस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हैपन करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ऑकर करना। अमाउंटेड टू हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बराबर होना, वॉज इक्वल टू और सेम एज समथिंग, किसी चीज़ के इक्वल होना, सेम होना, सिमिलर होना, तो अमाउंटेड टू होता है। कैपिटलाइज ऑन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए, मतलब कि किसी चीज़ से एडवांटेज लेना, उस चीज़ को यूज़ करना, फ़ायदा उठाना उस चीज़ का, तो कहते हैं उसको कैपिटलाइज ऑन। पुश फॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिमांड करना किसी चीज़ की, वो भी कैसे, रिपीटेडली, बार बार डिमांड करना, या तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना कि वो चीज़ हो जाए, उसको कहते हैं पुश फॉर। एक इडियम एंड फ्रेज भी है, बी अ सैड कमेंट्री ऑन। बी अ सैड कमेंट्री ऑन, देखो ये हमेशा क्या होता है, बी की फॉर्म होती है, जैसे इज होगा, वॉज होगा,
तो इज वॉज अ सैड कॉमेंट्री ऑन, अब यहाँ पे ऑन के बाद कोई नाउन होता है, समझ लो समथिंग है, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ की, इस चीज़ की जो बैड क्वालिटी है उसको हाईलाइट करती है। अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज अ सैड कमेंट्री ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ सर्टेन कंट्री, मतलब उस सर्टेन कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी जो बैड क्वालिटीज है उसको हाईलाइट करे, टू बी अ साइन ऑफ हाउ बैड अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज, मतलब जो बैड क्वालिटी है, जो बैड एस्पेक्ट है उसका, उस चीज़ को हाईलाइट करती है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, बी अ सैड कमेंट्री ऑन। ठीक है, तो ये रही आज की वोकैबुलरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसे तो जितनी भी वोकैबुलरी होती है, जितने भी हमने सेशंस किए हैं अभी तक, लाइक अराउंड 15-16 सेशंस ऑलरेडी हो गए हैं। जितने भी आर्टिकल्स थे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनके वैसे ही स्ट्रक्चर्स वाले आर्टिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो वोकैब थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस तरह से ये वोकैब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। अब आर्टिकल पहले आप पढ़ लोगे पॉज करके वीडियो, फिर हम और आप डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। साथ ही में कुछ आरसी के क्वेश्चंस ही है इस आर्टिकल पे बेस्ड, तो वो भी पहले आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, फिर हम साथ में अटेम्प्ट कर लेंगे। ये रहा टाइटल, ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड दिस वन द लास्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो गया। ये रहा पहला क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड। अब आते हैं आर्टिकल पे। क्या है बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑन द श्रीलंकन इलेक्शंस एंड द रोड एट ब्रिंक, मतलब कि एक एज पे पहुंच गई थी कोई चीज़, उसको वापस लाया जा रहा है। वापस कहाँ पे लाया जा रहा है? नॉर्मलसी पे लाया जा रहा होगा, जो प्रीवियस स्टेट था उस पे लाया जा रहा होगा। ऑन द श्रीलंकन इलेक्शंस एंड द रोड अहेड, मतलब कि जो श्रीलंकन इलेक्शंस है उस पे आर्टिकल है, और इलेक्शंस के बाद रोड अहेड, मतलब इलेक्शंस के बाद आगे का सिचुएशन कैसा होगा, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उस चीज़ को लेकर बात की गई है आज के आर्टिकल में। श्रीलंका हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अभी क्या श्रीलंका के पास एक अपॉर्चुनिटी है क्या करने की? इलेक्ट करने की। किसको? एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो इन अ ट्रू वे जो पीपल है उनको रिप्रेजेंट करे, मतलब पीपल के जो डिज़ायर्स है, जो उनके विशेस है, जो उनका जो पर्सपेक्टिव है, वैसे गवर्नमेंट, जो ऐसे गवर्नमेंट जो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, उस तरह के गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की श्रीलंका के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं श्रीलंका 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। श्रीलंका का जो 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन जिसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, स्केड्यूल्ड फॉर सितंबर 21। कब होने वाला है? सितंबर 21 के लिए उसको स्केड्यूल किया गया। हैज़ अट्रैक्टेड अ रिकॉर्ड 39 कैंडिडेट्स। हैज़ अट्रैक्टेड मतलब कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी तक कितने 39 कैंडिडेट्स आ चुके हैं। रिकॉर्ड क्यों लिखा गया है यहाँ पे? रिकॉर्ड 39 कैंडिडेट्स का मतलब क्या होता है कि अभी तक इतने कैंडिडेट्स नहीं आए थे। जब भी इस वर्ड का यूज होता है रिकॉर्ड, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये रिकॉर्ड है अभी तक का। जो 39 कैंडिडेट्स है ये अभी तक का रिकॉर्ड है, मतलब इससे पहले कैंडिडेट्स इतने नंबर में नहीं आए थे। सिग्नलिंग अ रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल। और ये सिग्नल क्या कर रहा है? ये जो इतने सारे कैंडिडेट्स आए हैं 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सिग्नल किस चीज़ का कर रहा है? मतलब सिग्नलिंग मतलब क्या? शोइंग। यहाँ पे शोइंग का सेंस आ रहा है, शोइंग या इंडिकेटिंग भी कह सकते हो आप। तो क्या शो कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? अ रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल। रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल का मतलब क्या है? एज यूजुअल मतलब कि जैसा हमेशा होता है, यानी कि नॉर्मलसी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नॉर्मल चीजें होने लगी है, ठीक है। बिजनेस का मतलब क्या? जो चीजें चलती रहती थी, जो चीजें पहले चलती थी नॉर्मल वे में, तो वैसी चीजें फिर से हो रही हैं, यानी वो सिचुएशन जो है नॉर्मलसी की वो वापस आ रही है, और उस चीज को सिग्नल कर रहा है ये जो 39 कैंडिडेट्स का जो पार्टिसिपेशन है 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। डिस्पाइट द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2022। अब एक और क्लॉज भी जुड़ा हुआ है कि सिग्नल तो कर रहा है रिटर्न, ठीक है, कि नॉर्मलसी पे रिटर्न हो रही है, डिस्पाइट मतलब क्या? कि बावजूद इसके कि एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2022 में, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2022 में, उसके बावजूद चीज़ें नॉर्मल हो रही है। और पता कैसे चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि जो ये 39 कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं श्रीलंका के 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है।
द नंबर ऑफ कंटेंडर्स 4 मोर देन इन 2019। जो नंबर ऑफ कंटेंडर्स है यानी ये जो 39 कैंडिडेट्स है, ये कितना है 2019 के कंपैरिजन में 4 ज़्यादा है। ठीक है। सजेस्ट अ रॉबस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है श्रीलंका का वो रॉबस्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ठीक। दे आर फैमिलियर फेसेस एंड सम सरप्राइजेस। दे आर फैमिलियर फेसेस का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे भी कंटेस्टेंट्स हैं जो पहले भी इलेक्शंस में आ चुके हैं, एंड सम सरप्राइजेस। सरप्राइजेस मतलब क्या मतलब है सरप्राइजेस का? यहाँ पे मतलब है कि न्यू फेसेस भी हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? न्यू कॉन्टेस्टेंट्स, मतलब कुछ फैमिलियर फेसेस यानी पुराने कंटेस्टेंट्स भी हैं और कुछ नए कंटेस्टेंट्स भी है श्रीलंका के इस बार जो 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उस पे। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट जो अभी है, प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है कौन है वो? रानिल विक्रमसिंघे, ट्रेडिशनली विद द यूनाइटेड नेशनल पार्टी, इज रनिंग एज एन इंडिपेंडेंट। अब जो अभी के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो कि वैसे तो यूनाइटेड नेशनल पार्टी से एफिलिएटेड थे, उस पार्टी से बिलोंग करते थे, इस बार वो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट वे में कॉन्टेस्ट करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। एट 75 he aims to garner broad support by highlighting the political and economic stability achieved during his 2-year tenure। 75 उनकी एज है और वो क्या एम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है उनका? उनका गोल है कि ब्रॉड सपोर्ट कलेक्ट करना, अक्वायर करना। गार्नर का मतलब क्या होता है? टू ऑब्टेन, टू अक्वायर, तो ब्रॉड सपोर्ट लेना। ठीक है। क्या हाईलाइट करते हुए? जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है उनके 2-year टेन्योर में, जब तक कि जो 2 साल का उनका टेन्योर था, जो 2 साल के लिए वो प्रेसिडेंट बने हुए थे, तो उस पीरियड में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि उनको ब्रॉड सपोर्ट लेना है इस इलेक्शन में। मेड पॉसिबल बाय बैकिंग फ्रॉम द श्रीलंकन पोजुआना पेरामुना SLPP लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्सा। अब ये मेड पॉसिबल मतलब जो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई थी उसमें उसको पॉसिबल किस चीज़ ने किया था, किसका कंट्रीब्यूशन था? जो सपोर्ट मिला था उनको श्रीलंका पोजुआना पेरामुना SLPP से, जिनके जो लीडर है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्सा थे, तो उनसे जो सपोर्ट मिली, उस सपोर्ट से जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई उनके 2-year के टेन्योर में, उस चीज़ को हाईलाइट करके वो ये एम कर रहे हैं कि उनको इस पर ब्रॉड सपोर्ट लेना है। ठीक है। इन अर्ली 2022 श्रीलंका फेस्ड द फुल इफेक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन। अर्ली 2022 मतलब 2022 के अर्ली मंथ्स में जो श्रीलंका था उसने फेस किया, क्या फेस किया था? जो फुल इफेक्ट है, मतलब जितना इफेक्ट होना था उतना पूरा इफेक्ट, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जो डाउनटर्न इकोनॉमिक हुआ था, इकोनॉमिक डाउनटर्न, उसका जो पूरा इफेक्ट था वो श्रीलंका ने फेस किया था अर्ली 2022 में। ब्रॉट ऑन बाई मतलब कॉज्ड बाई। अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस के कॉजेज क्या क्या थे? अमंग अदर थिंग्स और भी चीज़ें थी, बट पर्टिकुलरली क्या था? जो कोविड-19 पैंडेमिक था और जो 2019 ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स थे, इसकी वजह से ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था। हालांकि और भी कॉजेज थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि अमंग अदर थिंग्स मतलब और भी कॉजेज थे, बट ऑथर ने 2 कॉज को हाईलाइट किया है। पहला क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक, और दूसरा है 2019 में जो ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुआ था, जिसके कारण इकोनॉमिक मेल्टडाउन का जो पूरा इफेक्ट था वो अर्ली 2022 में श्रीलंका ने फेस किया था, सफ़र किया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। The central bank announced a debt repayment moratorium amid unsustainable debt and critically low reserves। सेंट्रल बैंक ने क्या अनाउंस किया था? एक डेट रिपेमेंट मोराटोरियम। मोराटोरियम क्या होता है? सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन ऑन एक्टिविटी, मतलब किसी भी चीज़ एक्टिविटी को आप कुछ टाइम के लिए रोक देते हो तो उसको मोराटोरियम कहते हैं। तो ये सस्पेंशन किस पे लगा था? डेट रिपेमेंट पे। यानी कि सेंट्रल बैंक ने क्या अनाउंस किया था कि कुछ टाइम के लिए डेट को रीपे करने की, जो कर्ज है उसको रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, उस जो कर्ज को रीपे करना है उस पर उन्होंने एक सस्पेंशन लगा दिया था।
अमिड, क्यों अमिड मतलब क्या है कि सिचुएशन क्या बनी हुई थी उससे कि डेट अनसस्टेनेबल था। अनसस्टेनेबल मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि डेट को मतलब पे किया जा सके उस टाइम, ठीक है, वो रिसोर्सेज नहीं थे। एंड क्रिटिकली लो रिजर्व, जो रिजर्व्स भी थे, जो रिसोर्सेज थे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो भी बहुत लो थे। क्रिटिकली मतलब कि सीवियरिटी शो कर रहा है कि सीवियरली मतलब बहुत ही वर्स वे में लो थे, उतना लो पहले नहीं हुआ था। द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फर्दर वर्सन द सिचुएशन, और जो रसिया यूक्रेन में जो के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो वॉर हुआ था, उससे ये जो सिचुएशन थी ये और ख़राब हो गई थी। द अरागालिया मूवमेंट रिजल्टेड इन द आउस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा इन 2022। 2022 में एक जो अरागालिया मूवमेंट हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम गोटाबाया राजपाक्सा, उनकी आउस्टिंग हो गया, मतलब उनको फोर्सफुली लीव करा दिया गया, उनको छोड़ना पड़ा अपने प्रेसिडेंट का पोजीशन, रोल जो है, ठीक है। और क्यों हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ था इसके वजह से। सिंस देन, तब से श्रीलंका हैज सिक्योर्ड एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी विद द IMF। उस तब से श्रीलंका ने क्या सिक्योर किया है, मतलब क्या ऑब्टेन किया है। सिक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन करना, ठीक है। तो क्या ऑब्टेन किया उसने, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसने ऑब्टेन की है IMF से, सपोर्टेड इनिशियली बाय इंडिया। पहले इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा था इस फंड फैसिलिटी को, एंड नाउ विथ एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विथ इंडिया एंड द पेरिस क्लब क्रेडिटर्स ऑन अ डेट ट्रीटमेंट प्लान। और अब कौन कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल हुआ है इंडिया और पेरिस क्लब क्रेडिटर्स के बीच डेट ट्रीटमेंट प्लान को लेके, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली रिकवरी फेज, जो अर्ली रिकवरी फेज मतलब अब तक हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया था श्रीलंका में, तो जो अर्ली रिकवरी फेज था, जब स्टार्टिंग हुई थी रिकवर करना, जब रिकवर करना स्टार्ट किया था श्रीलंका ने उस क्राइसिस से, पीपल फेस्ड प्राइस हाइक्स। तो उस टाइम पीपल ने सफ़र क्या किया था, प्राइस हाइक्स, मतलब जब अर्ली रिकवरी फेज चल रहा था तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। Recently, prices of electricity, fuel and cooking gas have decreased. अब सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आया है, अब प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी के, फ्यूल के एंड कुकिंग गैस के डिक्रीज हो गए हैं, बट पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग। बट क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट सिचुएशन। अपोजिट सिचुएशन क्या है यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि यहाँ पे तो पहले क्लॉज में बताया गया कि रिसेंटली प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड कुकिंग गैस हैव डिक्रीज्ड, मतलब अभी हाल फिलहाल में प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं, किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के, फ्यूल के एंड कुकिंग गैस के। बट मतलब कि फिर भी अपोजिट कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग। पीपल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी पीपल को, लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी भी है उनको। अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म अ मेजर कंट्रीब्यूटर। अब अर्निंग्स, टूरिज्म से जो अर्निंग्स, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, मतलब कि बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है श्रीलंका की इकोनॉमी में टूरिज्म, अमाउंटेड टू मतलब इक्वल हुआ किसके, अराउंड $328 मिलियन इन जुलाई अगेंस्ट $219 मिलियन अ ईयर अगो। मतलब इस साल कितना हुआ, $320 मिलियन हुआ जुलाई में, अगेंस्ट मतलब कि इन कंपैरिजन, यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, इन कंपैरिजन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू किसके, एक साल पहले जब $219 मिलियन था, तो इंक्रीज हुआ है टूरिज्म का जो रेवेन्यू है। एक साल पहले $219 मिलियन था और इस बार जुलाई में कितना है, $328 मिलियन है। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा तो चेंज आया है सिचुएशन में। पहले क्या था, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक था, साथ ही ईस्ट बॉम्बिंग्स हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि अरागालिया मूवमेंट हुआ, ठीक है, उसमें जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपाक्सा को आउस्ट किया गया, उनको फोर्सफुली लीव करा दिया गया प्रेसिडेंट के रूल से, ठीक है। उसके बाद क्या, उसको फंड मिला श्रीलंका को, ठीक है। तो जो अर्ली रिकवरी फेज था, तो सिचुएशंस कुछ अच्छी हुई रिकवरी फेज में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्राइस हाइक फेस किया, बट अभी सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा हुआ है। हालांकि पीपल को, लोगों को प्रॉब्लम अब भी है, बट थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन ठीक हुआ है। प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कुकिंग घटा है, जो टूरिज्म से जो रेवेन्यू था वो भी काफ़ी बढ़ा है। तो मतलब क्राइसिस दिख रहा है हमें, क्राइसिस का तो इफेक्ट अभी भी है, बट कुछ कुछ रिकवरी के साइंस हमें दिख रहे हैं।
हाउएवर इन अ मूव सीन एज पार्ट ऑफ इलेक्शनरिंग, मतलब एक मूव दिखा जा रहा है, मतलब एक मेजर दिखा जा रहा है पार्ट ऑफ इलेक्शनरिंग। अब इलेक्शनरिंग क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन के, वो कुछ ऐसा कुछ एक्ट करते हैं, कुछ एक्शंस, कुछ डिसीजंस लेते हैं कि फेवर उनको मिल सके, वोट्स उनको मिल सके। तो एक मूव है, मतलब कोई डिसीजन लिया गया है और डिसीजन को ऐसा देखा जा रहा है कि वो इस लोगों से फेवर लेने के लिए किया गया है। क्या है? द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मतलब मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मतलब हर मंथ कुछ पैसे वो देंगी। ठीक है, कितना? ऑफ LKR 25,000। LKR ये करेंसी है श्रीलंका की। तो 25,000 LKR का मंथली अलाउंस मिलेगा। किसको मिलेगा? पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज को। कब से? इफेक्टिव जनवरी 2025। इफेक्टिव जनवरी 2025 मतलब कि जनवरी 2025 में इन इफेक्ट हो जाएगा। अब इन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये उसको इन इफेक्ट मतलब कि इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। LKR 25,000 किसको मिलेगा? पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज को। मिस्टर विक्रम सिंघे फेसेस सजित प्रेमदासा ऑफ द समागी जना बालावाग्य यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। जो मिस्टर विक्रम सिंघे हैं उनको वो किसको फेस कर रहे हैं, मतलब कि उनके ओपोनेंट कौन है इलेक्शन में? तो वो है प्रेमदासा ऑफ द समागी जना बालावाग्य ने यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट समागी जना बालावाग्य के जो सजीत प्रेमदास है वो ओपोनेंट है मिस्टर विक्रम सिंघे के। अनुराग कुमारा दिसनिया के जो कि जनत विमुक्ति पेरामुना के हैं, एंड महिंद्रा राजपाक्सा सन नमल ऑफ द SLPP। यानी कि जो मिस्टर विक्रम सिंघे है उनके ओपोनेंट्स की बात की जा रही है कि वो किसके अगेंस्ट कंटेंट करेंगे इलेक्शन में। तो वो करेंगे सजीत प्रेमदासा जो कि समागी जना बालावाग्य यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट से हैं वो। और किसको फेस करेंगे? अनुराग कुमारा दिसनिया के जो कि जनत विमुक्ति पेरामुना के हैं, और महिंद्रा राजपाक्सा सन नमल जो कि SLPP के हैं। मिस्टर दिसनियाके हु विजिटेड इंडिया इन फरवरी। मिस्टर दिसनियाके जिन्होंने फरवरी में इंडिया पे आए थे, वो विजिट किया था इंडिया। होप्स टू कैपिटलाइज ऑन पब्लिक फ्रस्ट्रेशन विथ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, होप्स टू कैपिटलाइज ऑन मतलब कि उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक सिचुएशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। कैपिटलाइज ऑन का मतलब क्या होता है? एडवांटेज लेना किसी सिचुएशन का। किस सिचुएशन का वो एडवांटेज लेने की सोच रहे हैं? जो पब्लिक फ्रस्ट्रेशन हो गया ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज से, मतलब जो पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, एकदम से इरिटेट हो चुकी है, पसंद नहीं कर रही है जो ट्रेडिशनल जो पुराने जो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस इलेक्शन में। कौन? मिस्टर दिसनियाके जो जिन्होंने इंडिया भी विजिट किया था फरवरी में। अ सेंटिमेंट दैट फ्यूल्ड द अरागालिया मूवमेंट। और एक सेंटिमेंट मतलब ये जो फ्रस्ट्रेशन था, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, इसने ही फ्यूल किया था, मतलब इसने ही कॉज किया था, इसने ही एनर्जी दी थी कि इस चीज़ को, अरागालिया मूवमेंट को, जिसके कारण जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के उनको आउस्ट करा दिया गया था। अब हमें कैसे पता चला कि जो सेंटिमेंट है ये इसी पब्लिक फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा है? क्योंकि देखो सेंटिमेंट क्या होता है? इमोशंस होते हैं, ठीक है, फीलिंग्स होती है। अब पुराने वाले पार्ट में पब्लिक फ्रस्ट्रेशन की बात की गई है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? ये भी तो एक स्टेट ऑफ माइंड ही है। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? फीलिंग ही तो होती है, इमोशंस ही तो होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन था किससे? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज से। इसी चीज ने अरागालिया मूवमेंट को फ्यूल किया था, एनर्जी दी थी। यही कंट्रीब्यूटर था अरागालिया मूवमेंट का, जिसकी वजह से अरागालिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसी पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का जो फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है पब्लिक में, लोगों में, इसी का वो फायदा उठाना चाहते हैं। कौन? मिस्टर दिसनियाके। ठीक है। अदर कैंडिडेट्स इंक्लूड P. Ariyanathan, a common Tamil candidate, Sarath Fonseca, former army commander, and Nuwan Bogape, a nominee of the Aragalia activist। अब यहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स की बात हुई है जो भी इस इलेक्शन में पार्ट लेने वाले हैं। कौन कौन है वो? एक तो आपके P. Ariyanathan है जो कॉमन तमिल कैंडिडेट है, वो शरद फोंसेका हैं जो कि फॉर्मर आर्मी कमांडर है, पहले वो आर्मी कमांडर रह चुके हैं, और नुवान बुबागे हैं जो कि नॉमिनी है अरागालिया एक्टिविस्ट्स के।
द लीडिंग कैंडिडेट्स शुड पुश फॉर, मतलब जो लीडिंग कैंडिडेट्स है जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुड पुश फॉर मतलब उनको डिमांड करना चाहिए, किस चीज़ का डिमांड करना चाहिए, द रेस्टोरेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनको रेस्टोर किया जाए, उनको वापस से फंक्शनल बनाया जाए, वापस से उनको यूज में लाया जाए। किसको? प्रोविंशियल काउंसिल्स को। which represent a measure of autonomy as envisaged in the 13th amendment। और ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है जिनको रिस्टोर करने की बात हो रही है, जिनको वापस से यूज में लाने की बात हो रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब कि ऑटोनॉमी क्या होता है? फ्रीडम को कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी आती है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीडम होगा कि वो खुद से सेल्फ गवर्न हो सके, किसी का भी उस पर कंट्रोल नहीं होगा, कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं लगाएगा चीज़ों को चेंज करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए। तो उसी फ्रीडम को ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोविंशियल काउंसिल्स, और इसीलिए जो कैंडिडेट्स उनको पुश करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि इसको रिस्टोर कर सके, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उस पर जो भी आएगा, जो सिस्टम आएगी डेमोक्रेसी की, उसमें फ्रीडम होना चाहिए बहुत सारे सिस्टम्स को, कि वो खुद से बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के कंट्रोल से अच्छे से फंक्शन कर सके वो, ठीक है। और ऐसा इन्विसाज भी किया गया था 13th अमेंडमेंट में कि चीज़ें फ्री हो एक्सटर्नल आपके कंट्रोल से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। इट इज़ अ सैड कॉमेंट्री ऑन द श्रीलंकन पॉलिटिकल लीडरशिप। अब इट इज़ अ सैड कॉमेंट्री मतलब कि श्रीलंकन पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बैड एस्पेक्ट है, ठीक है, एक बैड सिचुएशन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ सैड कॉमेंट्री किस लिए यूज़ होता है? जब हम किसी चीज़ के बैड क्वालिटी को, बैड एस्पेक्ट को बताना चाहते हैं। तो एक बैड सिचुएशन है श्रीलंकन पॉलिटिकल लीडरशिप का, क्या? दैट द काउंसिल्स हैव बीन रेंडर्ड नॉन फंक्शनल फॉर ईयर्स। क्योंकि जो काउंसिल्स है, कि कौन से काउंसिल्स, तो यहाँ पे जिन काउंसिल्स की बात हुई थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स हैव बीन रेंडर्ड मतलब मेड, उनको ऐसा बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया है? नॉन फंक्शनल। अब वो फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फॉर सालों से नहीं कर पा रहे हैं। हुएवर इज इलेक्टेड, जो भी इलेक्ट होता है, बाय अबाउट 17 मिलियन वोटर्स एज प्रेसिडेंट, जो 17 मिलियन वोटर्स है वो जिसको भी इलेक्ट करते हैं, या जो भी इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट बनता है, शुड रिवाइव द प्रोविंशियल काउंसिल। अब यहाँ पे भी ऑथर ने फिर से हाईलाइट किया है उसी बात को कि उन्हें प्रोविंशियल काउंसिल्स को रिवाइव करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए, वापस से यूज में लाना चाहिए। विच आर नॉट तमिल सेंट्रिक। अब ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है ये तमिल सेंट्रिक नहीं है, मतलब जो तमिल के इशूज हैं तमिल पे फोकस नहीं है सिर्फ, but are intended to infuse an element of agency for the people in the running of their affairs। बल्कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इन्फ्यूज करे, इन्फ्यूज मतलब फिल करे, ठीक है, कोई क्वालिटी, क्या इन क्वालिटी फिल करे? एलिमेंट ऑफ एजेंसी फॉर द पीपल इन द रनिंग ऑफ देयर अफेयर्स। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझना, एलिमेंट ऑफ एजेंसी मतलब कि लोगों के पास थोड़ा कंट्रोल हो, ठीक है, क्या कंट्रोल हो, किस चीज़ का कंट्रोल हो, कि जो उनका अफेयर्स है, जो भी चीज़ें होंगी गवर्नमेंट में, उन पे उनका कंट्रोल हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑथर? अगर हम लाइक सिंपल वे में समझें तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट जो भी बनता है उनको प्रोविंशियल काउंसिल्स को रिवाइव करना चाहिए। अब प्रोविंशियल काउंसिल्स क्या है? ऐसे नहीं है कि सिर्फ तमिल इशूज़ को लेके या तमिल पीपल पे ही फोकस्ड हैं या तमिल पॉपुलेशन पे ही फोकस्ड हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो लोगों में ना, उनको लोगों को एजेंसी दे, मतलब पावर दे, उन पे उनको थोड़ी अथॉरिटी दे कि उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो, वो भी अपनी तरह से कर सके चीज़ें, कि कैसे रन करना है गवर्नमेंट को, चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा पावर लोगों के पास भी हो। तो इन एसेंस जो डेमोक्रेसी होती है कि पावर्स जिसमें लोगों के पास होता है, ठीक है, वो चीज़ वो इंश्योर करते हैं ये काउंसिल्स, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एजेंसी क्या है? फॉर द पीपल, कि लोगों का थोड़ा से हो, लोगों को थोड़ा पार्ट हो इसमें, लोगों का भी रोल हो, लोगों का भी थोड़ा सा पावर हो, कि वो चीज़, उनकी जो भी चीज़ें चल रही है रनिंग ऑफ द अफेयर्स, मतलब जो भी चीज़ें चलती है गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें लोगों का भी पावर, थोड़ा सा रोल हो उसमें, ठीक है। ऐसा ना हो कि लोगों को पूरी एलिमिनेट कर दिया जाए और सिर्फ जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो पूरा बना रहे।
फंक्शनल डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट स्टेप टू फिक्सिंग द इकोनॉमी। ठीक है, अगर इकोनॉमी को फिक्स करना है, इकोनॉमी को ठीक करना है, तो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी लानी है, वो पहला स्टेप है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पैसेज। ठीक है, अगर हम देखें अगर टोन, तो टोन क्या है? टोन ऑथर की है इंफॉर्मेटिव प्लस एनालिटिकल। कैसे इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल है? क्योंकि देखो, एक तो इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, ऑथर ने कि इलेक्शन होने वाला है, कैंडिडेट्स का नंबर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ऑथर ने एनालाइज भी कर रहे सिचुएशन को, सजेस्ट क्या कर रहा है इतने नंबर कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस रॉबस्ट है। ठीक है, उसके बाद कुछ फिर से इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पे, कितने फेसेस नए हैं, कितने पुराने हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है रणनील विक्रम सिंघे, वो उनका एम क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एनालाइज किया, ठीक है, कि जो मूव है, जो भी यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया गया है, क्यों लिया गया है ऐसा। तो यहाँ पे साथ साथ इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ ऑथर साथ ही साथ साइड बाय साइड एनालाइज भी कर रहे हैं सिचुएशन को। यहाँ पे भी उन्होंने एनालाइज किया है कि क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को। ठीक है, और यहाँ पे भी कि फिक्स करने के लिए इकॉनमी को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो रिस्टोर करना है यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स जो कि रिप्रेजेंट करेंगे डेमोक्रेसी को, जो कि वापस से लोगों में पावर देंगे, लोगों का इंश्योर करेंगे कि लोगों के पास भी हो, उनका से हो, उनकी भी बात मानी जाए, जो भी अफेयर्स का रनिंग होगा, मतलब जो भी चीज़ें चलाई जाएंगी, ठीक है, उनमें लोगों का भी पार्ट, लोग भी अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने एनालाइज भी किया है। तो इंफॉर्मेटिव प्लस एनालिटिकल भी है। बातें क्वेश्चंस करते हैं। What does the passage suggest about the Aragalaya movement's impact on Sri Lanka's political landscape? Aragalaya movement जो हुआ था, उसका जो political landscape था, landscape तो situation जो थी, political situation जो थी श्रीलंका की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस मूवमेंट का? It led to the formation of new political parties. इससे नई political parties बन गई थी। It resulted in a significant change in leadership. इससे leadership में change आया था। It was primarily focused on economic reform. Economic reform पे focus थी ये, ठीक है। It strengthened the position of traditional political parties. जो traditional political parties थी, उनका position और strong हुआ था इस वजह से। या it was largely unsuccessful in achieving its goals, कि वो unsuccessful रही थी। तो हमें याद है कि पढ़ा भी है कि अरागाले मूवमेंट से क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट को हटा दिया गया था, आउस्ट कर दिया गया था। मतलब प्रेसिडेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? लीडरशिप। तो लीडरशिप में चेंज आया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी ये सारे गलत हो गए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे आपको इन्फर करना था। प्रेसिडेंट मीन्स लीडरशिप, और प्रेसिडेंट को आउस्ट कर दिया गया मतलब लीडरशिप में चेंज आया, लीडरशिप इम्पैक्ट हुई, तो इट रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन लीडरशिप। What is the significance of the LKR 25,000 monthly cost of living allowance in the context of the upcoming election? Upcoming election के context में जो LKR 25,000 का monthly cost of living allowance को introduce किया गया, उसका significance क्या है? Passage के according क्या significance बताया गया? Author ने क्या बताया है? It is a measure introduced to address economic crisis. economic crisis आई है, उसको ठीक करने के लिए ये measure लाया गया है। It is part of the government strategy to gain favor with public service employees. ये part है government strategy का, जिससे वो चाहती है कि favor gain करे public service employees का। It represents a broader economic recovery plan. और economic recovery लानी है, उसके लिए जो plan बनाया गया है उसका part है ये। It highlights the government's commitment to reducing inflation. Inflation को कम करने का जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है उसको शो करता है ये। It is an initiative supported by the IMF. एक इनिशिएटिव, एक मेजर है, IMF ने सपोर्ट किया है। तुम्हें पता है कि ये जो LKR 25,000 का मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये सिर्फ पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, और ऑथर ने बताया भी है कि ये इस मूव को कैसा देखा जा रहा है कि ये पार्ट है इलेक्शनियरिंग का, मतलब कि फेवर गेन करना है किसका? पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ का। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है? पी, बाकी सारे गलत हैं। What does the passage imply about the current state of provincial councils in Sri Lanka? जो करंट स्टेट यानी जो प्रेजेंट स्टेट है, सिचुएशन है प्रोविंशियल काउंसिल्स में श्रीलंका की, उसके बारे में ऑथर क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसी है वो स्टेट, क्या है? दे हैव बीन हाईली इफेक्टिव इन रिसेंट ईयर्स। वो बहुत हाईली इफेक्टिव रही है
हाल के सालों में। दे आर नॉन फंक्शनल एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन, वो नॉन फंक्शनल है, फंक्शन नहीं कर पा रही है, बट दे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, मतलब उनको इमीडिएटली फिर से लाना चाहिए, ज़रूरत है उनको वापस लाने की। दे हैव बिन रिफॉर्म्ड रिसेंटली टू इंक्रीज देयर पावर, उनमें चेंजेस किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में जिससे उनकी पावर बढ़ गई है। दे हैव बिकम मोर तमिल सेंट्रिक ओवर टाइम, ज़्यादा वो तमिल इशूज़ पे, लोगों पे फोकस करने लग गई हैं। दे हैव प्लेड अ मिनिमल रोल इन नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नेंस, मतलब कि बहुत कम रोल रहा है उनका, मिनिमल मतलब बहुत लो, अनइम्पॉर्टेंट रोल रहा है नेशनल गवर्नेंस में। तो हमें पता है कि नॉन फंक्शनल रही है बहुत सालों से, तभी तो ऑथर ने बार बार 2 बार सजेस्ट किया है कि उनको रिवाइव करने की, उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, यानी कि नॉन फंक्शनल रही है और इमीडिएट अटेंशन चाहिए कि उन्हें रिवाइव किया जाए, और बाकी सारे गलत। तो ये पैसेज था आज का, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आपको इस पैसेज से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आज का सेशन में या पहले के भी जितने भी सेशन हुए उनमें से किसी सेशन में को लेके आपका कोई डाउट है या फिर कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है कि सेशंस को और ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बनाया जाए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी हम देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे और आर्ट्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक के लिए अपना अच्छी तरह से प्रिपेयर करते रहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।